हेलो दोस्तों। आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे इस वीडियो में वो है जॉब एनालिसिस। एक सब्जेक्ट है जिसको बहुत पॉपुलरली नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि हमारे मैनेजमेंट सब्जेक्ट में एक स्पेशलाइजेशन है। ये फर्स्ट ईयर एमबीए में भी पढ़ाया जाता है और कहीं कहीं पर बीबीए के स्टूडेंट्स भी इसको पढ़ते हैं, बीकॉम के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं और अलग अलग कोर्सेज में इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट में एक इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट आता है, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं जॉब एनालिसिस। ये बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है और इसी वजह से आज हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कंसेप्ट आया कहाँ से, किसने दिया। 1922 में मॉरिस विटेलिस नाम का एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट था, जिन्होंने इस कंसेप्ट को प्रकरण में लाया। उन्होंने इस कंसेप्ट को इजाद किया और उन्होंने बताया कि जॉब एनालिसिस करके एक कंसेप्ट होता है एंड इट इज वेरी पॉपुलर इन नोन। नाउ लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ जॉब। अ जॉब इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ होमोजीनियस टास्क्स। होमोजीनियस टास्क्स का मतलब क्या होता है? टास्क मतलब एक्टिविटीज, यानी कि काम। ठीक है, 4 टास्क करो मतलब 4 काम करो, काम 1 2 3 4 काम। तो होमोजीनियस टास्क का मतलब होता है एक जैसा काम, मतलब जुड़ा हुआ काम। तो मान लीजिए अगर आप सफाई का काम करते हैं तो होमोजीनियस टास्क हो जाएगा, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, डस्टिंग करना, हाँ, खिड़कियों को साफ करना, दरवाजे को साफ करना, ये एक होमोजीनियस टास्क हो गया। तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय जॉब। अब अगला जो पॉइंट आता है, जो दूसरा वर्ड होता है, वो है एनालिसिस। तो एनालिसिस का मतलब होता है इवैल्यूएशन, जांचना, परखना, समझना। गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द वर्क इज रेफर्ड टू एज एनालिसिस। नाउ हम समझते हैं जॉब एनालिसिस क्या होता है। तो बेसिकली जॉब एनालिसिस एक सिस्टमैटिक तरीका है, क्रमबद्ध तरीके से एक तरीका है किसी जॉब को जानने का। जॉब मतलब काम, मैंने बताया, ठीक है। काम को जानने का जो क्रमबद्ध तरीका है, सिस्टमैटिक तरीका है, स्टेप बाय स्टेप तरीका है, उसी को जॉब एनालिसिस बोलते हैं। क्यों किया जाता है जॉब एनालिसिस? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आखिर करें तो क्यों करें। तो जॉब एनालिसिस हम ये पता लगाने के लिए करते हैं कि ये जो काम है, जो भी काम है, वो क्यों करें, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, करना जरूरी है, क्यों जरूरी है, भाई नहीं करें तो क्या हो जाएगा। तो इसीलिए जॉब एनालिसिस किया जाता है। दूसरा, ये बताता है कितना फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी या मेंटल इनिशिएटिव, मेंटल ताकत की इसमें जरूरत पड़ेगी। जो भी काम है, मान लीजिए कोई एक काम है, सपोज कीजिए घर में नौकर नहीं है और आपको एक नौकर हायर करना है, एक नौकर रखना है। तो उस नौकर को क्या क्या काम करना पड़ेगा, नौकर की जरूरत है कि नहीं, ठीक है, कितना फिजिकल, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर बताया, भाई ये काम क्यों करें, नौकर क्यों रखें, नहीं रखें तो चलेगा क्या? बिल्कुल चल सकता है, अगर आप खुद करने को तैयार हो तो, या आपके घर वाले करने को तैयार हो तो चलेगा। अगर नहीं करने को तैयार है तो आपको रखना पड़ेगा। तो अगर नौकर रखेंगे तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी क्या होगी, उनकी मेंटल एक्टिविटी कितनी होगी उस काम में, जो काम उसको आप देने वाले हो। तो इसलिए भी जरूरी है जॉब एनालिसिस, ये समझने के लिए कि उस काम में मानसिक एबिलिटी और फिजिकल एबिलिटी कितनी लगेगी और वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, कहां जॉब को करना है, ये भी एक और अगला जो हमारा पॉइंट आता है, लोकेशन। ठीक है, फैक्ट्री में करना है, स्कूल में करना है, पब्लिक प्लेस में करना है, घर में करना है, छोटे घर में करना है, गांव में करना है। वेयर इज द लोकेशन, जगह कहाँ है, यानी कि कहाँ करना है, इंपॉर्टेंटली कब करना है, सुबह करना है, दोपहर को करना है, शाम को करना है, रात को करना है, व्हाट इज द टाइमिंग, राइट। सो इसको कहते हैं कि भाई कब करना है। और लास्टली एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इसमें आता है, वो कैसे करना है। ठीक है, फिजिकली करना है, कंप्यूटर की मदद से करना है, किसी टेक्नोलॉजी की मदद से करना है, किसी मशीन की मदद से करना है, आधा इंसान आधा मशीन की मदद से करना, मतलब हाफ ऑफ द वर्क करेंगे इंसान और आधा रिमेनिंग आधा जो है मशीन की मदद से करना। मतलब कैसे किया जाएगा काम को, ठीक है, कौन कौन से टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स लगेंगे काम को करने के लिए, ये सब जो है जॉब एनालिसिस के माध्यम से हमें पता चलता है। ठीक है, तो अब हम जो समझते हैं अगला इसमें पॉइंट को, जिसको कहेंगे कि भाई ये तो हो गया एक बात। आप बोलते हैं कि भाई जॉब एनालिसिस करने से डाटा किस तरह का लगेगा, या जॉब एनालिसिस
के लिए, मतलब काम को समझने के लिए जिस डाटा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वो जो है वो किस काम आएगा। हमने ले लिया, पता लगा लिया क्या क्या काम करना है क्या नहीं, वो किस काम आएगा। तो कंपनी में अगर हम देखें तो जॉब एनालिसिस का जो डेटा है वो कई सारी चीजों में आगे चलकर इस्तेमाल होता है। जब एक बार पता चल जाए कि मान लो जो हमारा वर्कर है, चाहे आप सर्वेंट की हमने एग्जांपल लिया, सर्वेंट है, ये काम करता है या इस काबिलियत का इंसान है, तो वो उसको फिर उस डेटा को आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो कंपनी में। पहला, वर्कफोर्स प्लानिंग, और जिसको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और जिसको पीपल प्लानिंग भी बोलते हैं। मतलब ये पता लगाने के लिए कि भाई जो भविष्य में जो जॉब आने वाले हैं, कितने लोग हमें लगेंगे, कब लगेंगे, कैसे लगेंगे। एनालिसिस के डेटा से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि भाई ये काम कितने लोग कर पाएंगे, कितने लोग लगेंगे। दूसरा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, मतलब आपने कैसा परफॉर्म किया, कैसे रिजल्ट दिया, कैसे काम किया, इसको जांचने में भी जो है जॉब एनालिसिस का बहुत बड़ा जो डेटा इकट्ठा होता है जॉब एनालिसिस के थ्रू, ठीक है, काम आता है। तीसरा, क्या इसके फायदे हैं, जो भाई ये रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में बहुत काम आता है, क्योंकि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के टाइम पे हमें लगता है कि भाई कैसा बंदा लेना है, तो वो कहां से पता चलेगा, वो जॉब एनालिसिस के थ्रू पता चल जाएगा। अगर हमने कंपनी ने जॉब एनालिसिस प्रॉपरली बनाया हुआ है तो पता चल जाएगा कि भाई किस टाइप का लोग को हमको रिक्रूट करना है। फिर भविष्य में चलकर वर्कर का करियर और सक्सेशन प्लानिंग में बहुत, करियर प्लानिंग मतलब करियर ग्राफ इसका कैसे बनेगा, कब मैनेजर बनेगा, जनरल मैनेजर बनेगा, उस प्लान पाथ को भी डिफाइन करने में ये मदद आता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में तो बिल्कुल आता ही आता है, क्योंकि फिर पता चलेगा कि भाई किस वर्कर को किस चीज में कमी है और अकॉर्डिंगली उसको ट्रेनिंग दिया जा सकता है और उसको फिट बनाया जा सकता है जॉब के लिए। सैलरी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, भाई क्या काम है, फिजिकल एक्टिविटी कितना है, मेंटल कैप कितना है, उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि भाई उसकी सैलरी कितनी होगी, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट जो इस डेटा का यूज होता है वह हेल्थ एंड सेफ्टी में, ठीक है। भाई क्या काम करेगा तो पता चल जाएगा कितना खतरनाक काम है, उस हिसाब से। अगर मान लीजिए किचन में काम कर रहा है तो गर्म तेल, आग, ये सब चीजें डील करना पड़ता है। अगर ब्लास्ट फर्नेस का काम है तो भाई सेफ्टी जैकेट, ये वो। अगर मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का काम है तो लटक लटक कर जो पेंटिंग करते हैं, सफाई करते हैं, उसमें भी सेफ्टी लगेगा। तो जॉब एनालिसिस से ही ये पता चलता है कि काम में कितना खतरा है, राइट। अगर मान लो केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हो सकता है जहरीला गैस ले तो मास्क लगेगा। तो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये डेटा बहुत काम आता है। और जो है एक और इंपॉर्टेंट चीजों में ये डेटा काम आता है रिस्क मैनेजमेंट में, पता लगाने ये काम कितना रिस्की है, विच इज क्लोजली रिलेटेड टू सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से पता चलता है कि भाई जॉब एनालिसिस का डेटा किन किन तरीके से काम आ सकता है। अब जॉब एनालिसिस में दो इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट होते हैं, एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन और दूसरा होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है और स्पेसिफिकेशन अब हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में ही बताया कि भाई हमारे पास एक सर्वेंट है और सर्वेंट हमें लेना है और हमें उससे पता लगाना भी क्या। तो भाई सबसे पहला जो आप करोगे कि पता लगा के भाई इसको काम क्या क्या दें। अगर हम किसी को नौकर रखेंगे, फुल टाइम रखेंगे, पार्ट टाइम रखेंगे, कितना काम है उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे ना कि उसको फुल टाइम रखना है कि पार्ट टाइम रखना है। मान लीजिए काम बहुत ज्यादा है तो फुल टाइम रखेंगे, काम अगर थोड़ा सा ही है तो पार्ट टाइम रखेंगे, ठीक है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन ये बताता है कि काम क्या क्या करना है। जैसे मान लीजिए अगर नौकर है, नौकर को लेना है, रामू काका हमारा घर का नौकर है, सपोज एग्जाम्पल, जो कि बहुत प्रचलित है। कोई भी मूवी देख लीजिए, उसमें जो है पुरानी मूवीज क्लासिकल देखोगे तो सर्वेंट के रूप में रामू काका को ही दिखाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए रामू काका क्या क्या काम करेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन में वो सब आएगा। जैसे उसको झाड़ू लगाना है, उसको पोछा लगाना है, उसको डस्टिंग करना है, उसको चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखना है, अगर कोई माली नहीं आया तो पौधों में पानी भी दे देना है। तो ये 1 2 3 4 जो काम हमने लिस्ट डाउन कर दिया, इसी को बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। इन सिंपल लैंग्वेज इसको बोलते हैं इट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ द जॉब एंड द काइंड ऑफ पर्सन हु शुड बी हायर्ड फॉर इट। मतलब नेचर ऑफ द जॉब मतलब क्या काम है वो डिस्क्राइब होता है जॉब डिस्क्रिप्शन में, और किस तरह का इंसान इस काम को करने के लिए जरूरत है वो जॉब डिस्क्रिप्शन बताता है, ठीक है। तो अब अगला जो पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर जॉब एनालिसिस डिपेंड करता है, उसको कहते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, अब हमने जब समझ लिया डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो उसी डिस्क्रिप्शन को, यानी कि जो काम में हमने बताया, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, डस्टिंग करना, CDEFG जितने भी हों, उन कामों को करने के लिए
जो स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस लगते हैं, स्किल्स मतलब हुनर, ठीक है ना, काबिलियत, और क्वालिफिकेशन मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो जो स्किल लगता है और या जो क्वालिफिकेशन लगता है, दैट इज जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो स्किल एंड क्वालिफिकेशन दोनों, कभी कभी जो है मान लीजिए रामू काका, उसको पढ़ा लिखा ना भी हो तो चलेगा, तो वहां पर क्वालिफिकेशन नहीं लगेगा, सिर्फ स्किल्स लगेगा। कुछ जगह पे सिर्फ क्वालिफिकेशन, फ्रेशर है तो उसका कोई स्किल विल कोई खास तो होगा नहीं, तो उसका सिर्फ क्वालिफिकेशन होगा, चाहे ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, डॉक्टरेट हो, जो भी हो, तो वहां क्वालिफिकेशन लगेगा। और बहुत सारे ऐसे जॉब हैं जहां पर स्किल एंड क्वालिफिकेशन दोनों लगते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह समझना है, क्यों जॉब स्पेसिफिकेशन बहुत क्रूशियल हो जाता है, वो ये है कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम जरूरत से ज्यादा क्वालिफाइड या जरूरत से ज्यादा स्किल्ड पर्सन रख लेते हैं ये सोच के भाई डाल दो, ग्रेजुएट है तो पीजी का डाल दो, पीजी है तो डॉक्टरेट का डाल दो, क्योंकि आजकल क्या है, जॉब की थोड़ी सी किल्लत है, तो लोग काम करने को तैयार हो जाते हैं। लोअर लेवल जॉब जो है, छोटा जॉब जो है वो काम करते, ग्रेजुएट वाला जॉब जो है, पोस्ट ग्रेजुएट काम करने को तैयार हो जाता है। ये डॉक्टरेट है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो जो है 12वीं वाला जॉब भी करने को तैयार हो जाता है। अब इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स भविष्य में आते हैं, जो हम आगे चलकर आगे के वीडियोस में आपको समझाएंगे। जब वैसा होता है तो जॉब मिसफिट कैसा होता है। अभी के लिए आप इतना समझिए कि एक स्पेसिफिक स्किल सेट्स और स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस लगता है। अगर ज्यादा स्किल्ड वाले लोग ले लिए तो लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको पगार भी ज्यादा देना पड़ेगा। और ज्यादा क्वालिफिकेशंस वाला लोग ले लिए तो भी दिक्कत नहीं है, फिर वही है, ज्यादा पगार देना पड़ेगा। अगर आपने इन दोनों को कम कर दिया तो जो है वर्कर थोड़ा मैच्योर होगा, थोड़ा कच्चा होगा और काम ठीक से कर नहीं पाएगा। आप जिस टाइप का रिजल्ट जो है चाहते हो, उस टाइप का रिजल्ट शायद आपको ना मिले, आपको पूरी तरह से काम में संतुष्टि ना मिले। लेकिन अगेन पूरा खेल जो डिपेंड कर जाता है वो है आप सैलरी कितना देने को रेडी हो, तैयार हो, और मार्केट रेट क्या है, उस हिसाब से स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस में जो है ट्रेड ऑफ चलता रहता है, ठीक है। तो ये है जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में। एक और कंसेप्ट जो इन दोनों चीजों से, जॉब एनालिसिस के अंदर जैसे मैंने बताया, जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन दोनों ही जॉब एनालिसिस का पार्ट है। एक और पार्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट है, वो है जॉब इवैल्यूएशन। लेकिन जॉब इवैल्यूएशन के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि जॉब इवैल्यूएशन जस्ट एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आता है, जॉब एनालिसिस में आता है, हालांकि वो अलग ही एक अपना ही एक कंस्ट्रक्ट है। तो ब्रीफली टू टेल यू अबाउट, आपको बताने के लिए कि जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है। इवैल्यूएशन जैसे बताया कि जांचना, उसमें ये जांचा जाता है कि भाई जॉब डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ गया, यानी कि क्या काम करेगा, स्पेसिफिकेशन आ गया, जो काम करेगा उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या हुनर चाहिए, तो उस हिसाब से इवैल्यूएशन ये बताता है कि क्या क्या उसकी सैलरी हो सकती है। याद रखिए, जॉब इवैल्यूएशन का मतलब सैलरी नहीं है। जॉब इवैल्यूएशन का मतलब है द प्रोसेस, जिस पाथ को, जिस पद्धति को अपनाया जाए टू कम टू अ कंक्लूजन टू द सैलरी, उसी को बोलते हैं जॉब इवैल्यूएशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।